रात होते ही मेरे ससुर जी न जाने क्यों हर रोज़ मेरी ननद के कमरे में जाते थे। और एक दिन ये राज जानने के लिए मैं रात को चुपके से ननद के कमरे में गई और सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं डरी सहमी दरवाजे पर खड़ी थी क्योंकि मेरे ससुर जी अपनी बेटी के साथ। मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मेरे ससुराल में सिर्फ तीन ही लोग थे। मेरे ससुर, ननद और मेरे पति, और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर का मिजाज बहुत ही सादा था। वह अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे और हमेशा अपनी नज़रें नीची रखा करते थे। मैंने कभी अपने ससुर को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं सुना। आज भी खाना बनाकर मैं रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी और तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने पति की फ़िक्र होने लगी कि वह कैसे बारिश में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे बादलों की गरज और बिजली के चमकने की से हमेशा ही बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई उससे बाद से यह मेरी पहली बारिश थी और मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होते ही मेरे पति ने फ़ोन किया कि मौसम बहुत ख़राब है और बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी भर गया है, इसलिए वह आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे कि जब बारिश रुक जाएगी तो तभी घर आ पाएंगे। मैं यह सुनकर बहुत घबरा गई थी और मैंने जल्दी से जाकर यह बात अपने ससुर को बता दी कि आज नीरज घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में नीरज ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में आ गई, लेकिन यह रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज़ें, बिजली की गड़गड़ाहट से डर की वजह से मेरा दम निकल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने पर सिमट रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ साफ नज़र आ रही थी और मैं अकेली अपने कमरे में और नहीं रुक सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपनी ननद के सलोनी के साथ उसके कमरे में जाऊं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपने ननद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बहुत बुरा हाल था। मेरी ननद का कमरा ग्राउंड फ्लोर था। मेरे ससुर के कमरे की बराबर मैं और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और इसी वजह से मुझे अंधेरे में नीचे जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपने ननद के कमरे में दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। मैं बेधड़क होकर कमरे में चली गई और मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वह कैसे गलत हो सकता है। सलोनी सिसकियां लेकर रो रही थी और उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थी और वह किसी तरह मेरे ससुर से अपना माँ आप को बचाने चाहती थी। मैं यह देखकर सहम गई और कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है। इस वक्त मुझे मेरा ससुर एक हवसी दरिंदे की तरह लग रहा था जो मेरी ननद पर जुल्म कर रहा था। मेरी सास को गुजरे हुए बहुत ज़माना हो गया था और बता नहीं सलोनी के ऊपर
यह अत्याचार कब से हो रहा था। आज मुझे यह समझ आया कि सीमा का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी। मैं जान चुकी थी कि यह उसकी खोई हुई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम रश्मिका। तो मुझे उसे खाने के लिए बार बार बुलाने जाना पड़ता था और वह खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हो। मेरे ससुर उसके हमेशा ही कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेली ना रहा करो, थोड़ा बहुत बाहर निकलकर हमारे साथ भी बैठ जाया करो। लेकिन सोनिया उनकी बातों का जवाब नहीं देती थी और जब मैं उससे ज़्यादा असर होती तो वह बात यह कहकर ख़त्म कर देती कि उसे पढ़ाई करनी है, तो मैं भी फिर कुछ ना कहती। और जब शाम को नितिन ऑफिस से घर आते तो मैं उससे यही कहती कि आपकी बहन सलोनी तो खामोश रही रहती हैं। तो इस पर वह मुझसे कहते कि वह हमेशा से ऐसे नहीं थी, माँ के जाने के बाद वह अकेली हो गई और हालात ने उसे बना दिया था। जब माँ जिंदा थी तो वह सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ना कहा करो। पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वह खुद ही समझ जाएगी। मैंने भी अब सलोनी से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझसे उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वरना मेरी दोस्तों ने तो मुझे आज तक यही बताया था कि ननद अपनी भाभी का जीना दुसार कर देती हैं, उन्हें चैन से जीने नहीं देती कि वह दूसरे से घर से आकर कैसे हमारे घर में राज करे। और मैं शादी करके इस घर में यही सोच कर आई थी कि सलोनी मेरा जीना दुसार कर देगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते। अगर वह खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और अपने हाथ से उसे खाना खिलाते। वह ज़्यादातर उसके कमरे में ही रहते थे, लेकिन सलोनी का रवैया उसके साथ बिल्कुल ही अलग था। वह हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज़ लेकर आते तो उसका रवैया उसके साथ ऐसा होता था कि जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मुझे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों का पिता से दुगनी मोहब्बत हो जाती है। मेरे ससुर जितना ख्याल उसका रखते थे उतना ही मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी की भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। तो मैं सीमा के रवैया के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। शादी के बाद जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो सुनकर माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का शुक्र कर कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखो। ऐसा ना हो उसे छेड़कर अपने लिए मुसीबत मोल लो। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद से मैं कभी सलोनी से खुद बात नहीं करती थी। मैं खाने के बाद से खुद जल्दी ही ऊपर कमरे में चली जाती और फिर सारी रात नीचे नहीं आती थी। हम दोनों एक अलग ही दुनिया में थे। नीरज और मैं एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे सलोनी स्कूल में आई तो उसे अपने पास बैठाकर उसे खिलाने लगे। जब उन्होंने सलोनी को खिलाना शुरू कर दिया तो सलोनी ने बहुत गुस्से से झुँझका कर खाने से मना कर दिया, तो वह ज़बरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वहीं बैठी यह सब कुछ देख रही थी और देखकर मैं सोचने लगी कि कुछ नसीब है कि जिसे इतना प्यार करने वाला पिता मिला, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद वह अचानक से उठकर बहुत तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे
देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नज़रें भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए वह इस तरह उठकर चली गई। उसे लगता है कि मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन भगवान ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसे खर्च किए और दिन रात भागता रहा, लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी सी ही ज़िंदगी लिखी थी। मैं तो खुद इसकी माँ के जाने से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन सलोनी को यह बात कैसे समझाऊँ। सरसू जी की आंखें में आंसू देखकर मेरा दिल गम में डूब गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह किस कदर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पत्नी की जुदाई और साथ साथ वह बच्चों के दुख भी झेल रहे हैं। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी से कहा कि पिताश्री आप परेशान ना हो, वक्त के साथ सलोनी खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश करते रहें। मेरी बात पर सिर हिलाते हुए वह खाने की प्लेट लेकर सलोनी के कमरे में की तरफ चले गए और मुस्कुराकर देखती रही। शाम तक वो सलोनी के साथ उसी के कमरे में थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई कर भी दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी सलोनी के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा उन दोनों माँ बाप के बीच में भला मेरा क्या काम, और मैं कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज़ का यही रूटीन था। मेरे ससुर जी सलोनी के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और सलोनी उन्हें और ज़्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सलोनी से जलन महसूस होती है। वह कितने खुशनसीब हैं कि उसका बाप उसको हर चीज़ ला कर देता है और उसके हर नखरे को सर आंखों पर रखता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसे मोहब्बत मेरे ससुर सलोनी से करते थे, ऐसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरे बाप को हम बेटियों से काफ़ी दूर पर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करती होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर जी का सलोनी के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज़ ना होती और बिजली कड़कने की आवाज़ से मेरी जान ना निकलती होती तो आज शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर जी अपनी बेटी को अपनी ज़रूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मैं जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई तो वह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर सलोनी को ज़बरदस्ती पकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की भी खबर ना हुई। मेरे ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था और सलोनी जो कि बिल्कुल नाजुक सी थी, अपने बाप को रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियाँ से पूरा कमरा गूंज रहा था। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह जो मेरे ससुर को हटा सके। न जाने वह कब से यह सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना, अपने आप से चेतना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे वो वजह छुपी हुई थी। मुझे आज वह समझ आ रही थी। जैसे ही मेरे ससुर जी को मेरी वहाँ आने का एहसास हुआ, वह सीमा को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर शॉक्ड रह गए। शायद उनके दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम में मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। उनको लगा होगा कि मैं अपने कमरे में ही होंगी। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और वह घबरा गए। हकलाते हुए पूछने लगे, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको क्या चाहिए। मैंने आगे बढ़कर सलोनी के हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह
बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशान न बने। यह सुनते ही मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए गए हैं, तभी तो तुम ऐसी बात कर रही हो। उनकी इस बात पर हैरान रह गए, क्योंकि कैसा ढीठ आदमी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी झुठला रहा था। मैंने गुस्से से कहा कि आपके ऐसे बगैरत इंसान हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको ज़रा भी शर्म और पछतावा नहीं है। आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुला लूँगी। मेरी ज़रा सी धमकी से डरकर वह कमरे से बाहर निकल गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सलोनी की हालत बहुत ख़राब थी और डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने समय का गम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उसे छुपाया नहीं बल्कि रोने दिया। रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू किया कि वह 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। सीमा की यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या तुम मेरे ससुर की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर सलोनी ने नहीं पर सिर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दिया और सलोनी को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया, जबकि माँ सलोनी को नहीं लेना चाहती थी। सलोनी ने बताया कि इसकी माँ का यह मानना था कि सलोनी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे सलोनी के आखिर सारी ज़िंदगी अपने आप को एक बूढ़ी औरत बनाकर रखना होगा, जिसकी ना कोई उमंग होगी और ना उसका कोई सहारा होगा। लेकिन अचानक ही सलोनी की माँ ने नीरज के पिता से शादी कर ली। सलोनी की माँ के साथ सलोनी का बहुत ख्याल रखते थे। सलोनी की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है जो उसका तो उसकी सौतेली बेटी का भी ख्याल रखता है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता की नीयत में खोट है। सलोनी ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी उसके पिता उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। सलोनी की उम्र 12 साल थी और वह जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाज़ा होने लगा था। वह समझती रही कि उसका सौतेला बाप उसे क्या चाहता है और किस तरह से उसे देखता है और उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, उसे कहाँ कहाँ छूता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह अपनी माँ की वजह से खामोश थी। वह नहीं चाहती थी कि इस बार अपनी माँ की तलाक का कारण खुद बने। सलोनी सिसकियाँ भरते हुए बता रही थी कि नीरज के पिता इसकी माँ की मौजूदगी में ही इसे ज़बरदस्ती कमरे में सोने का मजबूर करते थे और जब उसकी माँ गहरी नींद होती तो वह सलोनी को परेशान करने लगते। कुछ वक्त में ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक दिन उससे अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में कैसी बात कर रही हो? वह तो हर वक्त तुम्हारे इतना ख्याल रखते हैं और तुम ऐसे अच्छे इंसान पर किस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो? सगी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकवा और गिला करती। ऐसे ही गुजरते गए और दिन गुजरने के साथ साथ मेरा यह सौतेला बाप और ज़्यादा शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत पर और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। पहले तो वह सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान
परेशान करता था। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वह अपनी हद पार करता जा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने सारी हदें तोड़ दी। उस दिन मेरी माँ किसी काम से बाज़ार गई थी और जब वापस आई तो उसमें सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सगी माँ मुझे ही इस बात का दोष देने लगी कि मैंने उसके पति को बहका दिया और अपनी जवानी और अदाओं से अपने सौतेले बाप पर ही डेरे डाल दिए। उन्होंने फ़ौरन मुझे मुंह पर चाटा मारा और मुझे आस्तीन में छूती हुई एक नागन कहने लगी, जिसने अपनी माँ का घर खराब किया। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो खुद हालात की मारी हूँ और काफ़ी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान हूँ। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उससे यह बात बर्दाश्त ना हुई और उससे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गई और मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका पति खुद है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे इस माफ़ी की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही इसकी चाहत, क्योंकि अगर मेरी माँ कुछ दिन पहले मेरी बात का यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक न आती और मैं बर्बाद होने से बच जाती और यह रोज़ रोज़ अपनी ही सौतेली बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक अकेली औरत के लिए तो सारा ज़माना ही लुटेरा बन रहा है। यहाँ अकेला लड़की को देखकर हर किसी के अंदर दरिंदा जाग जाता है और मैं तो फिर भी जवान लड़की हूँ। ऐसे में इस घर को छोड़कर आखिर जाती तो जाती कहाँ, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती वहाँ पर मेरे साथ यही सब कुछ किया जाता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को मानकर अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा और मैंने अपने हालात अपनी किस्मत पर छोड़ दिए। मैंने कभी यह बात अपने सौतेले भाई नीरज को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर नीरज भाई ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो उसके बाद मैं तो कहीं की ना रहूँगी। मेरी माँ की मौत को आज 6 साल होने हैं। हर 6 सालों में हर दिन मेरा सौतेला बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया। मैंने सीमा के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें पहले ही यह सब कुछ मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद करती। जिस पर सलोनी हंसती और कहने लगी कि मैं वह हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया। तुम्हें यह कैसे सोच लेती कि कोई मेरे पर भरोसा कर सकता है। सलोनी की हंसी में जो दर्द वह मेरे दिल को छलनी कर गया। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने लगी। आखिरकार कुछ ही देर में बारिश का जोर टूट गया और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। मैंने वह रात सलोनी के साथ उसके कमरे के अंदर ही गुजारी। सुबह के बाद जैसे ही नीरज घर आई तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। नीरज को बात को कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। वह भी सलोनी के बचपन के रवैया को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी मानना था किसके पीछे इसके खुद के बाप का इतना बुरा सलूक होगा। नीरज गुस्से से अपने बाप के कमरे में गया। वह बिस्तर पर लेटे थे। नीरज ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उनके
जैसे कोई भी हरकत ना हुई। नीरज ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। नीरज ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि नीरज के पिता का देहांत हो चुका है। नीरज के पिता जान गए थे कि अब उनकी इतनी गंदगी हरकत करने के बाद अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थे और शायद इसी बात को बर्दाश्त ना कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उसकी मौत ने सलोनी को हर दिन मरने से तो बचा लिया था,